बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एमडी केट 2024 बच्चे ई केट का कमेंट कर रहे हैं कि सर ई केट के लिए अलग से वीडियोस बना दें। भाई ई केट एमडी केट केमिस्ट्री तो वही है ना, केमिस्ट्री तो वही है, वो थोड़ी ना बदलेगी। तो ये आप वीडियोस देखें, आपकी ई केट की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है भाई, आई होप आप इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। और आप जैसे कि बार बार आपको ये समझाता हूँ ना, आपका मसला क्या है। आपका मसला ये है, इस वक्त ध्यान से सुन लीजिए, कि आप ये जानना चाहते हैं कि आप कितने पानी में हैं, अभी आपकी करंट तैयारी क्या है। वैसे तो सबको लगता है हमने बड़ी तैयारी की है। भाई जब तक चेकिंग नहीं होगी, इसीलिए तो ये वीडियोस बनाई हैं, ओरल क्वेश्चंस, ताकि पता तो लगे आप कितने पानी में हैं। तैयार हैं? शुरू करें। तो ये पार्ट 8 की तरफ जो है ना, अब हम आ गए हैं। ये चौथा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 4, स्टेट्स ऑफ मैटर गैस। पिछली वीडियो में 29 क्वेश्चंस उसके कर लिए। एक बच्चे ने, आबिद खिलजी जो है, उसने कमेंट किया कि सर मैंने पूरा किया है इसको, पार्ट 6 के ऊपर कमेंट आया था। तो एक्सीलेंट आबिद खिलजी। और आप भी जो है वो कमेंट में ज़रा बताया करें कि आपका प्रोग्रेस आपकी क्या है, कितने आपके सही हैं, कितने गलत हैं, ये पता होने चाहिए। ठीक है, अच्छा लगता है ना। तो एक्सीलेंट कि सिर्फ 2 ही आपके जो हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्रीम है, चैप्टर की क्रीम है ये। ठीक है, तो अगर ये आप जवाब देने के काबिल हुए और आपने माशाल्लाह सारे जवाब दिए, 30 में से 28 आपके सही हैं, तो आबिद खिलजी आप मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करें। मैं अगर भूल नहीं रहा तो आबिद खिलजी ही आपका नाम है, या कोई और नाम होगा, क्या कह सकते हैं। बहरहाल जो लिखा हुआ था कमेंट पे नाम, वो मैंने पढ़ दिया। ठीक है भाई, रेडी हैं? चलते हैं, अभी पता लग जाएगा। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, पहला नहीं बल्कि ये 31st क्वेश्चन है। 31st क्वेश्चन है ये। एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो, ये एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है, मतलब 0 डिग्री केल्विन जो है, ये टेम्परेचर जो है वो कौन सी गैसेस पे अप्लाई होता है? रियल गैसेस पे अप्लाई होता है या आइडियल गैसेस पे अप्लाई होता है? ये मेरा सवाल है आपसे। ठीक है भाई, 32 क्वेश्चन जो है मेरा आपसे ये है। मुझे आप ये बता दीजिए, मैं एक स्टेटमेंट पढ़ के सुना रहा हूँ, आप मुझे ज़रा लॉ बता दें कि ये किसका लॉ है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। मुझे लॉ का नाम बता दीजिए। ठीक है भाई, 33 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है। अमीडो एवोगैड्रो ने लॉ दिया था, उसकी रिलेशनशिप मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये है, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। इसके अंदर 2 चीज़ों को उसने बोला था कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ गैस। ये एवोगैड्रो लॉ कहलाता है। इसमें 2 चीज़ों को उसने कहा था कि आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मुझे उन 2 चीज़ों के नाम बता दीजिए। ठीक है भाई, 34 क्वेश्चन जो है, 34, लाफिंग गैस का मुझे केमिकल फार्मूला बता दें। लाफिंग गैस का केमिकल फार्मूला आप मुझे बता दीजिए। ठीक है भाई, 35 क्वेश्चन जो है मेरा आपसे ये है, वो कौन सी गैसेस की कैटेगरी है जो कि स्ट्रिक्टली ओबेस करती हैं गैस लॉस को एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर? क्या वो रियल गैसेस कहलाती हैं या वो आइडियल गैसेस कहलाती हैं? ये बता दीजिए। ठीक है भाई, 36 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, रियल गैसेस के अंदर एक गैस ऐसी है जो कि तकरीबन जो है ना, वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। आप मुझे उसका नाम बता दीजिए। ठीक है भाई, 37 क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, मोल फ्रैक्शन के हवाले से। आपको पता है मोल फ्रैक्शन के अंदर, एक सोल्यूशन के अंदर हम जो है वो सोल्यूशन हमने 2 सॉल्यूट से बनाया हो, 3 सॉल्यूट से या 4 सॉल्यूट से। ठीक है, तो हम मोल फ्रैक्शन के अंदर सबके मोल्स का फ्रैक्शन लेते हैं, 2 सॉल्यूट हों, 3 सॉल्यूट हों। तो ये जो मोल फ्रैक्शंस का सम है, ये मोल फ्रैक्शंस का जो सम है,
ये किसके बराबर होता है, मुझे ये बता दीजिए आप। ठीक है भाई। 38 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल गैसेस में फ़र्क रखती हैं। ठीक है। किन दो वजूहात की बिना पर, कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि रियल गैसेस जो हैं वो डेविएट कर रही हैं, इनहराफ कर रही हैं, हट रही हैं, ओबे नहीं कर रही आइडियल गैसेस को, कि वो काम जो आइडियल गैसेस कर सकती हैं वो रियल गैसेस नहीं करती। वो कौन से दो एरियाज़ हैं, मुझे उनका नाम बता दीजिए। ठीक है भाई। यानी कि आसान करूं तो वो कौन से दो मामलात हैं, वो कौन से दो लेवल हैं, वो कौन सी दो चीज़ें हैं कि जिनको अगर आप इस लेवल पर ले गए तो आपकी रियल गैसेस जो हैं वो आइडियल गैसेस की तरह बिहेव नहीं करेंगी। हाँ, अगर आपने उन मामलात को ना छेड़ा तो आपकी रियल गैसेस जो है बिल्कुल आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करेंगी। वो कौन से दो एरियाज़ हैं बता दें। 39 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, PV इज़ इक्वल टू nRT। ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं जनरल गैस इक्वेशन का, ये आइडियल गैसेस का है बेसिकली, रियल गैसेस का नहीं है। ठीक है। रियल गैसेस पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। खैर इसके ऊपर तो वीडियोस के अंदर मैंने, ये टॉपिक ही बड़ा कड़वा किस्म का था, इसमें मैंने तफसीलन वीडियो बनाई है और इसने मुझे काफ़ी परेशान भी किया था। ठीक है। लेकिन बहरहाल अल्लाह की रहमत से टॉपिक मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी थी, आप देख भी सकते हैं। तो बहरहाल ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन रियल गैसेस के लिए भी है और आइडियल गैसेस के लिए भी है, दोनों के लिए। ठीक है। अगर आप ये देखना चाहते हैं ग्राफिकली कि रियल गैसेस के अंदर क्या चेंज आ रहा है, अगर आप ग्राफिकली इस चीज़ को नोट करना चाहते हैं कि रियल गैसेस के अंदर क्या चेंज आ रहा है, तो आपको इसी इक्वेशन के अंदर एक और लेटर का इजाफ़ा करना पड़ेगा, एक और लेटर का आपको इजाफ़ा करना पड़ेगा, जिसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू अगर 1 हो तो वो आइडियल गैसेस के लिए होती है, और अगर 1 से कम हो तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर आता है, 1 से ज़्यादा हो तो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का चक्कर आता है। उसमें आपको नहीं ले जाना चाहता। बहरहाल ये जो है वो इसी इक्वेशन में ऐसा हम कौन सा लेटर ऐड करेंगे कि हम ग्राफिकली जो है वो रियल गैसेस के एटीट्यूड को मॉनिटर कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। एक लेटर का और इजाफा होगा इसके अंदर, वो मुझे बता दीजिए। 40 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, आइडियल गैसेस जो हैं और आइडियल गैस इक्वेशन जो है PV इज़ इक्वल टू nRT, यही जो मैंने आपको बताया। कुछ केसेस के अंदर आइडियल गैस इक्वेशन ये जो है PV इज़ इक्वल टू nRT, ये रियल गैसेस का मसला हल नहीं करती कुछ केसेस के अंदर। तो इस मसले के हल के लिए कि भाई ये जब बात क्लियर हो गई, ये PV इज़ इक्वल टू nRT जो है ये वाली इक्वेशन रियल गैसेस का मसला एक हद तक तो हल करती है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाती, डेविएट करती है रियल गैसेस के लिए ये इक्वेशन। हाँ, आइडियल गैसेस के लिए ये इक्वेशन परफेक्ट है, PV इज़ इक्वल टू nRT। तो एक साइंटिस्ट है जिसने एक इक्वेशन दी थी और उसने बोला था कि भाई ये इक्वेशन मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है, तो इससे आपका मसला हल हो जाएगा। और ये इक्वेशन जब इस इक्वेशन का हिस्सा बनेगी तो आपकी जो रियल गैसेस जो हैं वो भी आइडियल गैस की तरह आपको रिज़ल्ट देंगी। ये उस साइंटिस्ट का मुझे नाम बता दीजिए जिसने आपका ये रियल गैस और आइडियल गैस की डेविएशन का जो मसला था इस इक्वेशन के हवाले से वो हल कर दिया था। उस साइंटिस्ट का मुझे नाम बता दीजिए। ठीक है भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 41 जो है मेरा आपसे ये है, वो गैसेस जो कि आप वाटर की सरफेस पर कलेक्ट कर रहे हैं उनका प्रेशर अगर आपको मेजर करना हो तो आप कौन से लॉ को यूज़ करेंगे, मुझे लॉ का नाम बता दीजिए। ठीक है भाई। 42 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, ठीक है, K2 की चोटी पे जाते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको
रेस्पिरेशन में बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, उसके पीछे वजह क्या है ये मुझे बता दीजिए। ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो मेरा आपसे ये है, इसी तरह अगर आप समंदर की गहराई में जाएंगे, ठीक है, डेप्थ में जाएंगे समंदर की, तो वहाँ पर भी आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। वहाँ पर भी यही मसला है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर का, और यही मसला एल्टीट्यूड पे भी होता है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर का। तो ये जो समंदर की गहराई में आप जाते हैं, जब 40 मीटर की गहराई पे जाते हैं, 40 मीटर तकरीबन 40 मीटर लगभग आप जो है वो समंदर के अंदर जब जाते हैं, तो कितने टाइम्स जो है, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, कितने टाइम्स जो है वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ये मुझे बता दीजिए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 44 जो है, ये कोई मैं सवालात अपनी तरफ से नहीं कर रहा भाई, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखे हुए हैं ये सारा इन्फॉर्मेशन, सब कुछ। ठीक है, ये सब मैंने नोट्स आपकी बुक से ही बनाए हैं। इफ्यूजन, आपको पता है कि इफ्यूजन जो है वो क्या है, डिफ्यूजन की ही एक किस्म है। बस एक टाइनी होल, छोटे से होल से गैस जो गुज़र रही है, इसको हम इफ्यूजन कहते हैं। ठीक है भाई। तो ये जो इफ्यूजन आप हो रही होती है, तो वो जो होल है, ठीक है, जो कि उस कंटेनर के अंदर हो गया है, मिसाल के तौर पर कोई टायर की ट्यूब है, उससे हवा अगर निकल रही है, तो ये जो होल है इसका डायमीटर जो है वो तकरीबन किस से छोटा होना ज़रूरी है, कि ये जो होल है जिससे फ्यूजन हो रही है, इसका डायमीटर किस से छोटा होना ज़रूरी है, कि अगर उससे छोटा नहीं होगा तो फ्यूजन नहीं होगी, उससे उसका छोटा होना ज़रूरी है। वो क्या फिनोमेना है, क्या चीज़ है, वो कौन सा डिस्टेंस है, आप मुझे उसका नाम बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 जो है मेरा आपसे ये है, ये जो हम प्रेशर को देखते हैं, एक सिलेंडर है, उसमें गैस मौजूद है, ठीक है, और उस सिलेंडर में से गैस जो है जब बाहर निकलती है ओपन एरिया में, तो ये जो गैस सिलेंडर में से बाहर निकल रही है होल में से, तो आप मुझे इन दो एरियाज़ का प्रेशर बता दीजिए। विद इन द सिलेंडर प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा, आउटसाइड द सिलेंडर प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा, इस इफ्यूजन के केस में, ये मुझे बता दीजिए आप। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 46 जो है मेरा आपसे ये है, एक कंटेनर के अंदर अगर गैसेस के आइसोटोप्स मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन गैस, आपको पता है कि इसके आइसोटोप्स हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, ठीक है। तो ये 3 किस्म के आइसोटोप्स मौजूद हैं गैसेस के, जिनको हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहते हैं। इस कंटेनर के अंदर अगर ये तीनों आइसोटोप्स मौजूद हैं गैसेस की शक्ल में, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, तो आप जो है वो कौन सा लॉ जो है उसको यूज़ करेंगे ताकि आसानी के साथ इन तीनों गैसेस को अलग अलग कर सकें, उस लॉ का नाम बता दीजिए। 47 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, आम तौर पे यही समझा जाता है कि भाई अगर बॉयलिंग करनी है लिक्विड की, तो आप टेम्परेचर जो है वही सिर्फ ज़िम्मेदार है, कि आप टेम्परेचर देते रहें, वही ज़िम्मेदार है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिछली वीडियोस में भी ये बात मैंने क्लियर की थी कि प्रेशर जो है वो भी बड़ा मायने रखता है, एयर प्रेशर वो भी बड़ा मायने रखता है। सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर देने से आप लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लिक्विड को बॉयल नहीं कर सकते। आपको प्रेशर को भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी जहन में रखना पड़ेगा। तो इसीलिए आप जब एल्टीट्यूड पे जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए वाटर को बॉयल करना थोड़ा सा मसला बन जाता है। ठीक है। बहरहाल, तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इन्वॉल्व हैं इस केस में। तो आप मुझे बता दीजिए, और जिनको हम कहते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर, तो सिर्फ आप
टेम्परेचर को नहीं देख सकते, आपको जो है वो प्रेशर को भी देखना पड़ेगा। इसका यूनिक कॉम्बिनेशन आपको लेना पड़ेगा और इन्हीं टेम्परेचर और प्रेशर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। मेरा सवाल आपसे ये है, ऑक्सीजन गैस को अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आपको क्रिटिकल टेम्परेचर लेना पड़ेगा और कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना क्रिटिकल प्रेशर एटमॉस्फेयर में लेना पड़ेगा, मुझे उसकी वैल्यूज़ बता दें। ठीक है भाई। 48 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, कौन सी गैस है जिसकी लिक्विड स्टेट को नॉर्मली ड्राई गैस जो है वो कहा जाता है, ये मुझे बता दीजिए आप। 49 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है ये ज़्यादातर ये मुख्तलिफ़ गैसेस का मजमुआ है, मिक्सचर है मुख्तलिफ़ गैसेस का। मोस्टली ये कौन सी गैस LNG के अंदर पाई जाती है, मुझे उसका नाम बता दीजिए। ठीक है भाई। 50 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, मुझे उस मेथड का नाम बता दीजिए जिस मेथड के अंदर जूल थॉमसन इफ़ेक्ट को यूज़ किया जाता है और उसकी मदद से जो है वो कंप्रेस्ड गैसेस को जो है वो सडनली एक्सपेंड किया जाता है और इसी एक्सपेंशन की वजह से उन गैसेस का टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है, वो ठंडी हो जाती हैं और उसके नतीजे में वो लिक्विफाई भी हो सकती हैं। आप गैसेस को लिक्विफाई भी कर सकते हैं। जब उनका टेम्परेचर गिर जाएगा तो बार बार अगर ये अमल उसके साथ करेंगे, रिसाइकलिंग करेंगे उसी गैस के साथ के उसको जो है वो कंप्रेस्ड हालत में लेके आके उसको दोबारा एक्सपेंड फॉर्म में लेके आएंगे, तो फिर क्या होगा, उसका टेम्परेचर गिरता रहेगा और फाइनली वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये नॉर्मली हमारे एसीज़ वगैरह में होता है, फ्रिज में यही सारा काम गैसेस का हो रहा होता है। गैसेस कंप्रेस होने के बाद एक्सपेंड हो रही होती हैं और ठंडी हो रही होती हैं और उससे आपकी चीज़ें भी ठंडी होती हैं। बहरहाल तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इसमें जूल थॉमसन इफ़ेक्ट को यूज़ किया जाता है, कौन सा मेथड है, ठीक है, जिसकी मदद कौन सा मेथड है जो कि इस सिस्टम के अंदर जूल थॉमसन इफ़ेक्ट को यूज़ करता है और लिक्विड्स को और गैसेस को जो है वो लिक्विफाई करता है। ठीक है भाई। 51 क्वेश्चन जो है मेरा आपसे ये है, प्लाज्मा को जो है वो डिस्कवर किया था विलियम क्रुक ने इनिशियली, सबसे पहले। तो विलियम क्रुक ने इसका नाम क्या रखा था शुरू में, वो मुझे बता दीजिए आप। ठीक है। 52 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, 1920 में 1920 में ये प्लाज्मा वर्ड जो है वो सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने यूज़ किया था, उसका नाम बता दीजिए। 53 क्वेश्चन जो है मेरा आपसे ये है, आपकी ये जो पूरी की पूरी यूनिवर्स है, सूरज चांद सितारे सैयारे ज़मीन, पूरी कायनात जो है, पूरी यूनिवर्स जो है, इसका कितना % सिर्फ प्लाज्मा है, ये मुझे बता दीजिए। ठीक है। 54 क्वेश्चन जो है मेरा आपसे ये है, वो प्लाज्मा जो कि नेचुरली पाया जाता है हमारी यूनिवर्स के अंदर, कम से कम वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट होता है वो प्लाज्मा, ठीक है, जो हमारी यूनिवर्स में पाया जाता है, और उसका टेम्परेचर जो है उस प्लाज्मा का कम से कम कितना होना चाहिए, आप मुझे वो टेम्परेचर बता दीजिए। ठीक है भाई। 55 क्वेश्चन जो है मेरा आपसे ये है, ये जो प्लाज्मा होता है ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है या एज अ होल ये न्यूट्रल होता है, ये मुझे बता दीजिए आप। ठीक है भाई। 56 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, प्लाज्मा आप किसी भी चीज़ से हासिल कर सकते हैं, नॉर्मली हम प्लाज्मा गैसेस से हासिल करते हैं। ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस को अगर आप प्लाज्मा में कन्वर्ट करते हैं तो उसका कौन सा कलर आपको नज़र आता है, ऑक्सीजन गैस को अगर प्लाज्मा में कन्वर्ट करते हैं तो उसका कौन सा कलर आपको नज़र आता है, नाइट्रोजन गैस को अगर प्लाज्मा में कन्वर्ट करते हैं तो उसका कौन सा कलर आपको नज़र आता है, ये मुझे बता दीजिए। ठीक है भाई। 57 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे
ये है, और ये आखिरी क्वेश्चन है। फिर उसके बाद मुझे मज़ीद क्वेश्चंस मिले नहीं थे कि 60 हो जाएं पूरे, ठीक है ना। ये जो आप बाज़ार में घूम रहे होते हैं तो आपको बोर्ड नज़र आते हैं दुकानों के ऊपर, शॉप्स के ऊपर, कुछ जिनको नियोन साइन बोर्ड्स कहते हैं, उनके ऊपर वो इलेक्ट्रिक लाइट्स लगी हुई होती हैं और नाम भी लिखा हुआ होता है उसका कि ये जो है वो साजिद ख़ान हेयर ड्रेसर शॉप है, तो वो लिखा हुआ होता है, उसी में कलर्ड लाइट्स होती हैं। उसके अंदर बेसिकली जो है वो क्या मौजूद होता है, क्या मौजूद होता है जिसकी वजह से ये कलर्ड लाइट्स जो हैं वो हमें नज़र आ रही होती हैं। ठीक है भाई, 57 क्वेश्चन हो गए, मेमोरी चेक कर ली अपनी। अब इनके जवाबात सुन लीजिए, मैं जवाबात बता रहा हूँ आपको। पहला सवाल जो मैंने आपसे किया था वो मैंने आपसे किया था कि एब्सोल्यूट ज़ीरो या ज़ीरो केल्विन जो है ये टेम्परेचर किन पर अप्लाई होता है, रियल गैसेस पे या आइडियल गैसेस पे। तो नोट कर लीजिए, ये टेम्परेचर बहुत इंटेंस टेम्परेचर है, तो ये आइडियल गैसेस पे तो अप्लाई हो सकता है, रियल गैसेस को आप इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर पर नहीं ले जा सकते। 32 क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि लॉ का नाम बता दीजिए। अगर आप इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, मुझे लॉ का नाम बता दीजिए। तो ये लॉ है एवोगैड्रो लॉ। 33 क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था एवोगैड्रोस लॉ जो है उसकी रिलेशनशिप कहती है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसमें किन चीज़ों को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो प्रेशर और टेम्परेचर, इन दोनों को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी एवोगैड्रोस लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। 34 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था लाफिंग गैस का केमिकल फार्मूला बता दीजिए। तो लाफिंग गैस का केमिकल फार्मूला है N2O। 35 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वो कौन सी गैसेस हैं जो कि स्ट्रिक्टली ओबे करती हैं गैस लॉस को एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वो आइडियल गैसेस हैं जो किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर गैस लॉस को ओबे करती हैं, रियल गैसेस ऐसा नहीं करती। 36 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वो कौन सी गैस है जो कि तकरीबन जो है, कौन सी रियल गैस है जो कि तकरीबन आइडियल गैस जो है उसकी तरह बिहेव करती है। तो वो हीलियम गैस है, He। 37 मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि मोल फ्रैक्शंस सारे सॉल्यूट्स का और सॉल्वेंट का आप ले लें, उनका सम ले लें, तो उसकी क्या वैल्यू होगी, वो किसके बराबर होगा, तो वो बराबर होगा 1 के। ठीक है भाई। 38 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि रियल गैसेस जो हैं वो डेविएट करती हैं फ्रॉम आइडियल गैसेस, यानी कि इनहराफ करती हैं, ऐसा बिहेव नहीं करती जैसे कि आइडियल गैसेस बिहेव करती हैं। किन सिचुएशंस में, तो वो सिचुएशन सुन लीजिए, 2 सिचुएशंस हैं। रियल गैसेस जो हैं वो आइडियल गैसेस की तरह बिहेव नहीं करेंगी एट हाई प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर, यहाँ गड़बड़ करती हैं। ठीक है। फिर मैंने आपसे 39 क्वेश्चन पूछा था कि PV इज़ इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है। ग्राफिकली अगर हम जो है वो रियल गैसेस को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो PV इज़ इक्वल टू nRT में हम क्या चेंज लेके आएंगे, कौन से एक लेटर का इजाफा करेंगे, तो वो सुन लीजिए। वो लेटर होगा Z, ये होगा PV इज़ इक्वल टू Z ब्रैकेट में nRT, ये रहा वो Z। ठीक है। इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी कहा जाता है। इसकी वैल्यू 1 के बराबर भी होती है, 1 से कम भी होती है, 1 से ज़्यादा भी होती है। 40 क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था ये जो हमारी PV इज़ इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन है, कुछ केसेस के अंदर जो कि अब आपको पता भी लग चुके हैं, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और एक्सट्रीमली हाई प्रेशर के ऊपर जो है ये मामला ख़राब कर देती हैं। ये PV इज़ इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन ये रियल गैसेस को फ़ायदा नहीं देती। मतलब रियल गैसेस की अगर बहुत ज़्यादा आप हाई टेम्परेचर पे ले जाएं या रियल गैसेस को आप बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे ले जाएं तो फिर ये इक्वेशन सही रिज़ल्ट नहीं देती। तो इस मसले का हल जो है वो एक साइंटिस्ट ने किया था और उसने इक्वेशन दी थी जिसका नाम है वॉन डर वाल्स इक्वेशन। और ये वॉन डर वाल नहीं दिया था, इसका पूरा नाम है J.D. वॉन डर वाल 1873। ठीक है भाई। 41 क्वेश्चन जो है वो मैंने कहा था कि अगर आप वाटर की सरफेस पर कुछ गैसेस को अगर कलेक्ट कर रहे हैं और उनका प्रेशर आप मेजर करना चाहते हैं तो कौन सा लॉ जो है वो आपको यहाँ फ़ायदा देगा, तो वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। 42 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था हाई एल्टीट्यूड पे, बुलंदियों के ऊपर
ऑक्सीजन गैस की कमी आपको महसूस होगी, रेस्पिरेशन में आपको प्रॉब्लम होगी। उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह ये है कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लो हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। 43 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप 40 मीटर की गहराई में जाएंगे समंदर के अंदर तो कितने टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो नोट कर लीजिए 5 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। 44 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था, डायमीटर ऑफ दैट टाइनी होल विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इफ्यूजन। इफ्यूजन के लिए वो जो टाइनी होल है उसका डायमीटर किससे कम होना चाहिए, किससे स्मॉल होना चाहिए? तो ये है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ में ऑलरेडी क्वेश्चन कर भी चुका हूँ पिछली वीडियोस के अंदर और बताया भी है मैंने कि मीन फ्री पाथ जो है वो क्या होता है। तो ये जो डायमीटर होगा इस टाइनी होल का, ये मीन फ्री पाथ से कम होना चाहिए, तब इफ्यूजन होगी, वरना नहीं होगी। फिर मैंने आपसे पूछा था कि गैसेस किसी सिलेंडर से अगर एस्केप कर रही हैं, निकल रही हैं, इफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, तो मुझे प्रेशर डिफरेंस बता दें आप कि विद इन द सिलेंडर प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा, आउटसाइड द सिलेंडर प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा। तो नोट कर लीजिए, विद इन द सिलेंडर प्रेशर ज़्यादा होगा और आउटसाइड द सिलेंडर प्रेशर कम होगा। ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा था कि वो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर आप मुझे बता दें जिस पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस को आप लिक्विफाई कर सकते हैं। तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर है -118.75 डिग्री सेंटीग्रेड और वो क्रिटिकल प्रेशर है 49.7 atm। 48 क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कौन सी गैस है जिसकी लिक्विड फेज को हम ड्राई आइस कहते हैं? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। 49 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है इसके अंदर मेनली मोस्टली कौन सी गैस होती है? तो वो मीथेन गैस होती है, CH4। 50 क्वेश्चन, 50वां सवाल मैंने आपसे कहा था मुझे उस मेथड का नाम बता दीजिए जिस मेथड के अंदर आप गैसेस को लिक्विफाई करते हैं जूल थॉमसन इफ़ेक्ट की मदद से। तो उस मेथड का नाम है लेंड्स मेथड। 51 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था विलियम क्रुक्स ने जब प्लाज्मा को डिस्कवर किया था इनिशियली तो उसने उसको क्या नाम दिया था? उसने उसको नाम दिया था रेडिएंट मैटर का। 52 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि ये वर्ड प्लाज्मा जो है 1920 में किसने जो है वो दिया था? तो साइंटिस्ट का नाम सुन लीजिए, इरविंग लैंगमोयर। परेशानी होगी, बोर्ड पे लिख देता हूँ, IRVING, इरविंग लैंगमोयर। इरविंग लैंगमोयर, ठीक है भाई। ये वो साहब थे जिन्होंने 1920 में फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को प्लाज्मा का नाम दिया था। ठीक है भाई। फिर मैंने 53 आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हमारी यूनिवर्स जो है वो कितने % प्लाज्मा पे मुश्तमिल है? तो हमारी यूनिवर्स जो है वो 99% जो है वो प्लाज्मा पे मुश्तमिल है। ठीक है भाई। उसके बाद 54 मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन कि ये जो प्लाज्मा नेचुरली हमारी यूनिवर्स में मौजूद है जो एक्सट्रीमली हॉट होती है, तो इसका टेम्परेचर जो है वो कम से कम कितना होना चाहिए? तो अबव 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड, अबव 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ज़्यादा इसका टेम्परेचर होता है उस प्लाज्मा का जो कि हमारी नेचर में, हमारी यूनिवर्स में पाया जाता है। याद रहे, वो प्लाज्मा नहीं जो कि हम ज़मीन पे, अर्थ पे बना रहे हैं, उसका इतना नहीं होता। ठीक है, उसका दूसरा होता है। फिर मैंने आपसे पूछा था कि ये जो न्यूट्रल प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा जो है ये बेसिकली पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है या न्यूट्रल होता है एज अ होल? तो ये न्यूट्रल होता है एज अ होल। ठीक है भाई। 56 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था हाइड्रोजन गैस से अगर आप प्लाज्मा हासिल करें तो उसका कलर क्या होगा? ऑक्सीजन गैस से अगर आप प्लाज्मा हासिल करें तो उसका कलर क्या होगा? नाइट्रोजन गैस से अगर आप प्लाज्मा हासिल करें तो उसका कलर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस से जो हम प्लाज्मा हासिल करें तो हाइड्रोजन गैस से हासिल किए हुए प्लाज्मा का कलर होता है ग्रीन, ऑक्सीजन प्लाज्मा का कलर होता है रेड और नाइट्रोजन प्लाज्मा का कलर होता है पर्पल। फिर आखिरी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ये जो आपको बोर्ड्स पे
बाहर आप घूम रहे होते हैं, ये जो साइन बोर्ड्स होते हैं वहीं पर कुछ साइन बोर्ड्स न्यूएन साइन बोर्ड्स कहलाते हैं, जो कि असल में डिफरेंट कलर्ड लाइट्स से मिलके बने होते हैं। तो आप मुझे बता दीजिए कि ये जो है वो किसकी वजह से ऐसा है। तो उसके पीछे वो न्यूएन साइन बोर्ड्स के अंदर जो है असल में प्लाज्मा जो है, ग्लोइंग प्लाज्मा, उससे वो लाइट निकल रही होती है। ठीक है भाई, ये हो गए। अब इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड्स का पार्ट 1 करेंगे, उसके 30 क्वेश्चंस के साथ। पार्ट 9 में आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।